दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में जिसमें डिस्कस करेंगे इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक डीबीजीडी यांत्रिक के लिए जीके और साइंस का ये प्रैक्टिस सेट नंबर 3 होने वाला है। प्रैक्टिस सेट 1 और 2 का पीडीएफ टेलीग्राम पे डाल दिया है, तो वहाँ से आप लोग ज़रूर डाउनलोड कीजिएगा एंड क्लास फुल वॉच जरूर कीजिएगा। ये जो सीरीज चल रही है ना, ये आपको चिल्का तक ले जाने में बहुत ज़्यादा हेल्प हो। जीके और साइंस इससे बाहर नहीं आएगा, ये आप लिख लीजिएगा। बस मेहनत की हदों को पार करना है और लाइव आपको रोज़ 8 बजे आ जाना है, राइट। तो वीडियो को कर दीजिए फटाफट लाइक एंड शेयर एंड अच्छा लगे तो पॉजिटिव कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए, जय माँ सरस्वती का नाम लेंगे और स्टार्ट करेंगे सेशन को। और ये लाइन एक बार ज़रूर आप लोग पढ़िएगा क्योंकि यही आपको सिलेक्शन दिलाने वाली है, राइट। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे, फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो हम साइंस से स्टार्ट करेंगे, फटाफट आप लोग आंसर बताइएगा। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे दे रखा है, पदार्थ के एक रूप का कोई निश्चित आकार नहीं होता है लेकिन इसका एक निश्चित आयतन होता है। निम्नलिखित में से कौन पदार्थ के इस रूप का एक उदाहरण है, आपको बताना है। क्वेश्चन बहुत ईजी है लेकिन 3 लाइन में इसको बड़ा घुमाया गया है। देखते हैं सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है। ऑप्शन 1 में दे रखा है कार्बन स्टील, बी क्रिप्टन, सी दे रखा है मिट्टी का तेल एंड डी दे रखा है इनमें से कोई भी नहीं। देखते हैं सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है। तो चलिए देखिए, मैं एक चीज़ मैं सबसे पहले तो इसका आंसर बता दूं, बहुत सारे बच्चे चलिए फटाफट आंसर दीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिट्टी का तेल, ये आप नोट कर लीजिए। चलिए अब हम बात करेंगे कि इसका राइट आंसर मिट्टी का तेल कैसे होगा। चलिए, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, आपको पता है क्या जिसका ठोस का क्या होता है, ठोस का आकार और आयतन, इसका दोनों ही निश्चित होता है, राइट। आकार और आयतन जो होता है ये दोनों ही निश्चित होता है। ओके, तो ये आपका ठोस होता है और ठोस इसमें से, तो ये इसमें क्या बोला है, आकार नहीं होता है, निश्चित नहीं होता है आकार। तो ये तो दोनों निश्चित होता है, ये तो ठोस होगा नहीं, और ठोस होता तो यहाँ पे कार्बन स्टील वगैरह आ जाता। बट यहाँ पे क्या दिया है, निश्चित। और गैस के बात करें तो गैस में आकार अनिश्चित होता है, आकार भी निश्चित नहीं होता है और आयतन भी अनिश्चित होता है। मतलब कि दोनों ही निश्चित नहीं होता है। क्या निश्चित नहीं होता है, ये हो गया गैस का। अगर द्रव की बात करें तो द्रव का जो होता है आकार अनिश्चित होता है, आकार अनिश्चित, आकार निश्चित या अनिश्चित, निश्चित नहीं होता है, मतलब कि अनिश्चित होता है। और जो इसका आयतन होता है ना, वो निश्चित होता है, आयतन निश्चित होता है। तो यही आपका जो, तो द्रव यहाँ पे मिट्टी का तेल ही दे रखा है, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन क्लियर किया है मैंने, तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट आप नोट कर लीजिएगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारा दे रखा है कि वह कौन सा निश्चित मार्ग है जिस पर ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमता है, जिसे कहा जाता है। ऑप्शन 1 में मार्ग, बी अक्ष, 3 रिंग और 4 कक्षा। तो आपको बताना है कि वो कौन सा मार्ग है, निश्चित मार्ग है जिस पर ग्रह जो होता है, प्लैनेट जो होता है, सूर्य जो होता है, वो चारों ओर घूमता है, राइट। ओके, तो चलिए आपको मतलब कि राउंड मारता है। जो इंग्लिश वाले बच्चों को कॉपरेट कीजिएगा। चलिए, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा कक्षा, जो कि ऑप्शन 4 में हो जाएगा। चलें क्वेश्चन नंबर 3 पे। चंद्रमा की आकृति, देखिए चंद्रमा की आकृति निम्न के कारण प्रतिदिन बदलता हुआ दिखाई देता है, ऐसा क्यों। तो आपको कारण बताना है। ऑप्शन 1 में दे रखा है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने के कारण। ऑप्शन बी दे रखा है पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने के कारण। 3 में दे रखा है अंतरिक्ष में बाएं से दाएं चक्कर लगाने के कारण। और डी में दे रखा है आकाश में पूरब से पश्चिम की ओर चक्कर लगाने के कारण। तो देखते हैं सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है। तो मैं इसका राइट आंसर बता देता हूँ आपका। जो ये राइट आंसर होने वाला, ये पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने के कारण जो ना, इसका जो चंद्रमा की आकृति है वो प्रतिदिन बदलता हुआ दिखाई देता है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। एक विद्युत परिपथ में उपयोग किए जाने वाले संयोजन तार सामान्यतः किसके बने होते हैं। एक विद्युत परिपथ में उपयोग किए जाने वाले संयोजन तार निम्नलिखित में से किसके बने होते हैं, आपको बताना है। जो आपका जो इलेक्ट्रिक वायर होता है समानता, मतलब कॉमनली जो यूज़ हम लोग करते हैं, वो किस चीज़ का बना होता है। ओके, ऑप्शन 1 में दे रखा है तांबा, बी दे रखा है चांदी, सी दे रखा है प्लास्टिक, सी दे रखा है स्वर्ण। चले, जो भी इंग्लिश वाले मीडियम हो, तांबा मतलब कि कॉपर हो जाएगा, चांदी सिल्वर हो जाएगा, प्लास्टिक और स्वर्ण मतलब गोल्ड, राइट। तो ये आप नोट कर लीजिएगा, सिल्वर
और यहाँ पे कॉपर जो हो जाएगा ये आप नोट कर लीजिएगा। चलिए, तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा वो मैं आपको बता दूं। तो इसका ज़्यादा राइट हम लोग कॉमनली जो यूज़ करते हैं वो तांबा को ही इस्तेमाल किया जाता है अधिकतर। ओके, तो ये आपको नोट कर लेना है, राइट। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे। दो पिंड को एक दूसरे के विरुद्ध रगड़ने पर क्या होता है? दो पिंड को एक दूसरे के विरुद्ध रगड़ने पर क्या होगा? ऑप्शन 1 में इलेक्ट्रॉन खोएंगे, 2 में दे रखा है इनमें से कोई नहीं, 3 में दे रखा है इलेक्ट्रॉन प्राप्त करेंगे, और 4 में दे रखा है एक खोएगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन प्राप्त करेगा। चलिए फटाफट इसका राइट आंसर दे दीजिए कि क्या होगा इसका राइट आंसर। तो मैं आपको बता दूं, जो इसका राइट आंसर होने वाला है वो जब दो पिंडों को एक दूसरे के विरुद्ध रगड़ेंगे तो क्या होगा, एक खोएगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन प्राप्त करेगा, जो कि ऑप्शन 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पे। एक पिंड का भार होता है, ऑप्शन 1 में दे रखा है पृथ्वी के पृष्ठ पर सभी जगह समान, बी में दे रखा है ध्रुव पर अधिकतम, सी में दे रखा है भूमध्य रेखा पर अधिकतम, और डी में दे रखा है मैदानों की तुलना में पहाड़ियों पर अधिकतम। तो एक पिंड का भार कहाँ पे अधिकतम होता है तो आपको बताना है। तो सबसे पहले देखते हैं राइट आंसर कौन देता है। मेरे ख्याल से ये सभी को बताना चाहिए, अदरवाइज़ बहुत बेसिक आपका कमज़ोर है, बेसिक भी आपको क्लियर नहीं है। तो एक पिंड का भार जो होता है ये होता है ध्रुव पर अधिकतम, जो कि ऑप्शन 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर, अच्छा एक क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग बताएंगे कि कहाँ पर न्यूनतम होता है। न्यूनतम कहाँ पे होता है, कोई बताएगा क्या? देखते हैं सबसे पहले कौन बताता है। तो बताना है ये आपके लिए HW है। ओके, चलिए चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में यदि दो कोनों के बीच की दूरी बढ़ जाती है तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव, ऑप्शन 1 में दे रखा है बढ़ जाता है, 2 में दे रखा है कम हो जाता है, 3 में दे रखा है शून्य हो जाता है, 4 ऑप्शन दे रखा है समान रहता है। जब दो कणों के बीच की दूरी बढ़ जाती है तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव, ये ग्रेविटेशनल चैप्टर से दे रखा है क्वेश्चन। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला जो यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं, F बराबर G m1 m2 अपॉन r²। अभी भी कोई बताना चाहे तो इसका आंसर बता दीजिए। तो जो दूरी बढ़ाई जाती है तो उनके बीच जो होता है वो क्या होता है, वो गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव कम हो जाता है, जो कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसका हम सॉल्व कर देते हैं। F बराबर G m1 m2 अपॉन r²। ओके, तो इससे यहाँ से ना बहुत सारे इस फॉर्मूले से ना बहुत सारे क्वेश्चन, कभी द्रव्यमान को क्या करेगा, बढ़ा देगा, कभी यहाँ पे G बढ़ा देगा, कभी R बढ़ा देगा। R क्या है यहाँ पे दूरी है, M क्या है यहाँ पे मास है, G आपको गुरुत्वाकर्षण दे रखा है यहाँ पे ग्रेविटेशन, और F क्या है यहाँ पे बल दे रखा है, जो राइट जो कि हमसे पूछा गया है, राइट। ओके, तो चलिए यहाँ पे हम बात करेंगे। तो यहाँ पे सीधा सीधा कहे तो F समानुपाती 1/r², इस तरीके से। तो ये व्युत्क्रमानुपाती है, F जो है R के, मतलब R यहाँ पे दूरी है। तो अगर हम R बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिक बात है कि यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो घट जाएगा। तो ऑप्शन आपका कौन सा, B करेक्ट हो जाएगा। अगर यहाँ पे हम F बढ़ा देते तो ये दूरी कम हो जाता। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये ध्यान में रखिएगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पे। एंड क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या दे रखा है, किसी वाहन को 15 मीटर प्रति सेकंड से त्वरित करने के लिए यदि वाहन का द्रव्यमान 1000 kg है तो किसी बल की आवश्यकता होगी। तो बताना है आपको बल, यहाँ पे मतलब कि यहाँ पे आपको बताना है फोर्स। चलिए बताइए, यहाँ पे ये दे रखा है वाहन को त्वरित, ये दे रखा है एक्सेलरेशन, और ये दे रखा है मास, राइट। तो अब बताइए, ऑप्शन 1 में दे रखा है 15000 न्यूटन, बी में दे रखा है 1500 न्यूटन, 3 में दे रखा है 150 न्यूटन, एंड डी में दे रखा है इनमें से कोई नहीं। देखते हैं सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है। तो चलिए, तो यहाँ पे आपको F बल का फॉर्मूला होता है F = ma। ओके, अब चलिए M क्या हो जाएगा, M मतलब मास है, तो 1000 यहाँ पे आपका kg इंटू 15 मीटर स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करिए, और यहाँ पे न्यूटन में आंसर दे रखा है। अब इसका आंसर आपको बताना है कमेंट सेक्शन में, राइट, गुना करके आपको बताना है न्यूटन में, राइट। तो ये आपको नोट कर लेना है, बता ही दिया है मतलब। अब बताइए फटाफट, ये भी बताते हैं, ये गुना करने नहीं आता है क्या, वो भी देखते हैं आप लोगों को। चलें क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 में देखा है एक भाप इंजन भाप की ऊष्मा ऊर्जा को परिवर्तित करता है, डैश डैश में परिवर्तित करता है। ऑप्शन 1 में दे रखा है विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, बी में दे रखा है रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, 3 में दे रखा है यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, और 4 में दे रखा है तापीय ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो देखते हैं सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है। एक भाप इंजन जो होता है ना, वो ऊष्मा ऊर्जा को किस चीज़ में परिवर्तित करता है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो ऊष्मा ऊर्जा को क्या चीज़ में परिवर्तित करेगा, तो आपका परिवर्तित करेगा यांत्रिक ऊर्जा में। तो आपका ऑप्शन 3 आपका करेक्ट आंसर
हो जाएगा। ओके, चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 पे, क्योंकि हमारा साइंस का लास्ट क्वेश्चन है। तो फटाफट एक बार लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, क्वेश्चन कैसा लग रहा है ज़रूर बता दीजिएगा, शेयर ज़रूर कर दीजिए, एंड फर्स्ट टाइम मुझे चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए। PDF टेलीग्राम पे मिलेगा, टेलीग्राम पे ऐड हो जाए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, पृथ्वी सूर्य के परितः एक वृत्ताकार कक्षा में गतिमान है, उस पर एक बल द्वारा कार्य किया जाता है और इस प्रकार बल द्वारा पृथ्वी पर किया गया कार्य है। आपको बताना है, आपको पढ़िएगा तो बहुत भयंकर आपको ये क्वेश्चन लगेगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन 1 में दे रखा है 0, 2 में दे रखा है धनात्मक, 3 दे रखा है ऋणात्मक और 4 में इनमें से कोई नहीं। चलिए देखते हैं सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है। तो इसका एक चुटकी का सवाल है, मतलब कि इसमें कुछ करना ही नहीं है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे करना क्या है, तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे आपका 0 राइट आंसर हो जाए। अब पूछेंगे कैसे, तो कैसे का मतलब ये जान लीजिए। जब भी आपसे पूछेगा ना, वृत्ताकार कक्षा में बात करेगा और वहाँ पे आपसे पूछेगा कार्य क्या होगा, तो जब भी वृत्त की बात करेगा ना, सर्कल की बात करेगा, वृत्ताकार कक्षा में बात करेगा, वृत्त में बात करेगा, तो वहाँ पे आपका जो कार्य होगा ना हमेशा 0 होगा। चाहे कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो, कुछ भी आपको न्यूमेरिकल कुछ भी दे दिया हो, वहाँ पे आपको 0 नोट कर लेना है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये एक छोटा सा याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा अपने कॉपी में। ओके, चलें क्वेश्चन नंबर आप डिस्कस करेंगे क्या, जीके। और जीके स्टार्ट करने वाले हैं। जीके स्टार्ट करने से पहले आपका स्कोर कितना रहा एक बार बता दीजिए, एंड लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा भाई साहब। ओके, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 जीके से स्टार्ट कर रहे हैं। ये भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइनर कौन थे, तो वो आपको बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइनर कौन थे। ऑप्शन 1 में दे रखा है पिंगली वेंकैया, 2 में दे रखा है महात्मा गांधी, 3 में देखा यू मुथुराम लिंगम थेवर और 4 में देखा रविन्द्रनाथ टैगोर। तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइनर कौन थे, तो वो आपको बताना है। चलिए, तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइनर कौन थे, महात्मा गांधी होंगे क्या भाई साहब, नहीं भाई साहब, तो ये होंगे पिंगली वेंकैया। राइट, पिंगली वेंकैया, जो कि ऑप्शन 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, तो ये आपको नोट कर लेना है। ओके, चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है निम्नलिखित में से कौन सी चोटी पश्चिमी घाट पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी है। पश्चिमी घाट चोटी की बात की जा रही है, चोटी पश्चिमी घाट पहाड़ की सबसे ऊंची है। पश्चिमी घाट, ये आपको ध्यान में रखना होगा। ऑप्शन 1 में मुल्लनगिरी, बी में दे रखा है बानासुर और 3 में दे रखा है डोडा बेटा और 4 में दे रखा है अन्नाई मुडी। तो देखते हैं सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है। पश्चिमी घाट आपको याद रखना है, चोटी पश्चिमी घाट पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी है। तो आपको बताना क्या है, ये आपका ज्योग्राफी से क्वेश्चन बन रहा है और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 अन्नाई मुडी, जो कि ऑप्शन 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे। ऑप्शन 1 में दे रखा है अब्दुल कलाम आज़ाद, बी दे रखा है मोरारजी देसाई, 3 में दे रखा है जाकिर हुसैन और 4 में देखा है रविन्द्रनाथ टैगोर। आपको बताना है कि नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो आपको राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको बता दूं, वो थे रविन्द्रनाथ टैगोर, जो कि ऑप्शन 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, जाकिर हुसैन किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, आपको कोई को पता है क्या। तो जाकिर हुसैन भाई साहब ये तबला बजाते हैं, ये भी आप नोट कर लीजिएगा, छोटा सा क्वेश्चन है। चलें क्वेश्चन नंबर 4 पे। निम्नलिखित में से सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी है। मस्त क्वेश्चन, जो कि आपको बताना है। और ये यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में, ये मिट्टी वाला क्वेश्चन है, ये भाई साहब याद कर लीजिएगा। कितने प्रकार की मिट्टी होती है, कौन कौन सी मिट्टी किधर पाई जाती है, किस मिट्टी पे क्या उगाया जाता है, ये चीज़ एक सॉइल के बारे में ना अच्छे से टॉपिक क्लियर कर लीजिएगा। वाकई मैं एक टॉपिक लेके आऊँगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन शिफ्ट में देखने को आपको मिलेगा ही मिलेगा। ओके, ये आप लिख लीजिए, ये फिक्स है, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी है। ऑप्शन 1 में जलोढ़, बी दे रखा है काली मिट्टी, 3 लाल मिट्टी और 4 दे रखा है रेतीली मिट्टी। चलिए राइट आंसर देखते हैं सबसे पहले कौन देता है। तो निम्नलिखित में सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी भाई साहब, तो होती है जलोढ़ मिट्टी, जो कि ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, तो वो आपको नोट कर लेना है, क्या हो जाएगा, जलोढ़ मिट्टी। अच्छा, लाल मिट्टी के बारे में कोई जानकारी देगा, काली मिट्टी के बारे में। अच्छा, रेगुर मिट्टी किसे कहते हैं, तो काली मिट्टी को ही रेगुर मिट्टी कहते हैं। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पिछली बार आया था, शायद किसी के शिफ्ट में दिखा हो तो वो ज़रूर बताएगा। तो रेगुर मिट्टी भी काली मिट्टी को ही कहते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। ओके, और ये काली मिट्टी जो होती है ना, ये
क्रेटेशियस के जो लावा होता है उसकी चट्टानों से ये बनती है। ये तो ये भी आप नोट करना चाहे तो नोट कर लीजिएगा। इसको एक और नाम से जाने जाते हैं, इसे कपास की मिट्टी भी कहते हैं, क्योंकि कपास के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कोई है तो वो कौन सी है भाई साहब, वो काली मिट्टी है। तो रेगिर मिट्टी, काली मिट्टी, कपास की मिट्टी एक ही चीज़ को कहते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। अच्छा, काली मिट्टी किस राज्य में पाई जाती है वो हमको कमेंट सेक्शन में बताना है। चलिए थोड़ा सा लाल मिट्टी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, इसका आंसर ये ही होगा। और लाल मिट्टी के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। लाल मिट्टी के बारे में, लाल मिट्टी क्या होता है, ये आपका इसकी जो लाल किसके कारण, ये फेरिक ऑक्साइड के कारण ना, फेरिक ऑक्साइड के कारण इसकी जो ये मिट्टी होती है ना लाल होती है। किसके कारण, फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण लाल होती है। अच्छा, लाल मिट्टी पे हम लोग किस किस चीज़ की खेती कर सकते हैं, जैसे आपने काली मिट्टी को स्पेशली अगर कपास की कहे तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। जलोढ़ मिट्टी सबसे उपजाऊ मिट्टी होती है, ये इम्पॉर्टेंट है। लाल मिट्टी की बात करें अगर तो यहाँ पे आप क्या क्या चीज़, गेहूँ, कपास, दलहन, तंबाकू, बाजरा, आलू, तिलहन वगैरह चीज़ें यहाँ पे इस्तेमाल मतलब कि अच्छी खासी हो जाती है। ओके, चलिए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाने के लिए जाना जाता है। चलिए अभी मैंने आपको क्या बताया, एक क्वेश्चन जाकिर हुसैन जी से बताया। जाकिर हुसैन तबला बजाते हैं, यहाँ पे तंबूरा दे रखा है, सितार दे रखा है, सरोद दे रखा है, शहनाई दे रखा है। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां क्या बजाते हैं वो आपको बताना है। सबसे पहले देखते हैं राइट आंसर कौन देता है। तो मैं आपको बता दूं, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जो है वो आपका क्या बजाते हैं, वो भाई साहब शहनाई बजाते हैं, जो कि ऑप्शन 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। सितार और सरोद से आपको क्वेश्चन बताना मैं बता दूं क्या, चलिए मैं बता देता हूं। जैसे कि आप शहनाई का नोट कर ही लिया आपने, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जो है। और अगर बात करें सितार की, तो सितार से जो संबंधित व्यक्ति हैं जो बजाते हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर कोई नाम है तो वो है पंडित रविशंकर। एक नाम याद कर लीजिएगा, बाकी इससे डीपली आपसे नहीं पूछा जाएगा क्योंकि ये सब ज़्यादातर एसएससी वगैरह एग्ज़ाम में देखने को मिलता है, राइट। और इनकी पत्नी का नाम क्या है एक पता है क्या, एक इनकी बेटी भी है पंडित रविशंकर की, अनुष्का शंकर। और इनकी बीवी का नाम क्या है, मतलब कि औरत का नाम, मतलब पत्नी का नाम, वो है अन्नपूर्णा देवी, जिसे रोशन आरा भी कहते हैं। तो चलिए ज़्यादा इतना डीपली पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। चलिए अगर बात करें हम सरोद, आपने सितार देख लिए, सितार के बारे में बताया। अब हम सरोद की बारे में बात करें तो सरोद कौन कौन बजाता है। तो सरोद आपका अगर बात करें तो अमजद अली खां, आपको नाम एक याद रखना, अमजद अली खान, राइट, अमजद अली खान, ये नाम आपको याद रखना है। इनके 2 बेटे हैं जो कि यही चीज़ बजाते हैं, राइट, और अमान अली खां और अयान अली खां, अमान और अयान, लास्ट में दोनों अली खान जरूर लगा लीजिएगा। और इन्होंने 2014 के नोबल कॉन्सर्ट में भी इन्होंने परफॉर्म किया था, तो ये आपको ध्यान में रखना होगा, बाकी ज़्यादा इससे पूछना नहीं। अच्छा, तंबूरा कौन कोई बजा जाता है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको नोट नहीं करना। चलिए बाकी वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए। एंड करना क्या है, कुछ नहीं करना, लाइक शेयर कर दीजिए। PDF टेलीग्राम पे मिलेगा। सेशन कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि आपको क्लास से कंटिन्यू चाहते हैं तो। ओके, एंड एक पॉजिटिव कमेंट जरूर कीजिएगा। आपका टोटल स्कोर कितना रहा आपको बता देना है। 15 में से आपका स्कोर कितना रहा, 10 रहा, 12 रहा, या फिर 15 में से 15 रहा। ओके, तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत। मिलते एक नया वीडियो में, तब तक ले बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।